तो हेलो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी के टॉपिक के बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सॉल्व करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का कोई भी डाउट आपके मन में रह जाएगा। और आने वाले समय में किसी भी एग्जामिनेशन में पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं PYQs। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज। पॉपुलेशन डेंसिटी का मीन और वेरिएंस दिया गया हुआ है। 3 स्पीशीज हैं A, B, C। बेस्ड ऑन द एबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। स्पीशीज ए का जो मीन है वो है 5.30 और उसका जो वेरिएंस है वो है 5.05, यानी कि लगभग मीन और वेरिएंस इक्वल हैं। स्पीशीज बी का जो मीन है वो है 7.05 और उसका जो वेरिएंस है 0.35, यानी कि मीन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस। और स्पीशीज सी का जो मीन है वो है 5.30 और जो उसका वेरिएंस है वो है 50.5, यानी कि वेरिएंस यहाँ पर मीन से ज़्यादा है। तो अब मीन और वेरिएंस को देखते हुए हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए नीचे मैंने एक टेबल दिया है कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वेरिएंस लेस देन द मीन, यानी कि मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेरिएंस की वैल्यू कम होगी। और ऐसा हमें दिखता है स्पीशीज बी में, यानी स्पीशीज बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। इसके बाद अगर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वेरिएंस और मीन लगभग बराबर होंगे। वेरिएंस की वैल्यू और मीन की वैल्यू लगभग बराबर होगा। और ये हमें कहाँ दिखता है? ये हमें दिखता है स्पीशीज ए में, जहाँ 5.30 और 5.05 है, यानी कि ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन या क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं करूं तो वेरिएंस इज ग्रेटर देन द मीन, जब वेरिएंस की वैल्यू मीन से ज़्यादा हो जाती है। ये हमें स्पीशीज सी में दिखता है, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, यानी कि ये क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको देखते हुए किस स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें क्लियर दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्पीशीज ए एंड बी शो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जी नहीं, कोई भी दो स्पीशीज हमारे अकॉर्डिंग एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहे हैं, तीनों स्पीशीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं। फिर कहता है स्पीशीज ए शो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। स्पीशीज बी शो द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। एंड स्पीशीज सी शो द क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। सी स्पीशीज ए एंड बी शो क्लम्प्ड, कोई भी दो स्पीशीज एक जैसा नहीं शो कर रहा है। डी कहता है स्पीशीज ए शोज क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जी नहीं, स्पीशीज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी मीन और वेरिएंस को लेके है। 2 species of plant were sampled in 32 quadrates in a forest। 32 quadrates के यूज करके 2 स्पीशीज प्लांट के सैंपल किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है उसका मीन और वेरिएंस निकलेगा, सैंपलिंग बार बार हुई है। तो स्पीशीज 1 वर 16, अब यहां मैं लिख लेता हूं स्पीशीज 1 का मीन और वेरिएंस। स्पीशीज 1 का जो मीन है वो है 16.2 और जो वेरिएंस है वो है 48, यानी वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। स्पीशीज 2 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मीन है वो है 3.6 और इसका जो वेरिएंस है वो है 3.2, यानी ये लगभग मोर और लेस सिमिलर है। मोर और लेस सिमिलर है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? रैंडम होगा। और स्पीशीज 1 में वेरिएंस ज़्यादा है, मीन कम है, तो स्पीशीज कैसी होगी? क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि ऑप्शन सी स्पीशीज 1 इज क्लस्टर्ड एंड स्पीशीज 2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने करना है। एरिया ऑफ पैच 1 इज 2000 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, विथ रिसोर्स डेंसिटी ऑफ 5 यूनिट्स पर। अब यहाँ पर डेंसिटी की बात आ गई, तो डेंसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं, D = N/A, यानी डेंसिटी =
नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय एरिया. Area of patch 2 is 3000 meter square and resource density is 10 units per meter square. As per the theory of ideal free distribution, organisms distribute themselves such that the expected ratio of abundance of organisms in two patches, patch 1 और patch 2 के abundance पूछ रहा है, रेशियो ऑफ abundance का को हमें निकालना है पैच 1 और पैच 2 के रेशियो को. तो मैं अगर D1 N1 A1 करूं किसके लिए, पैच 1 के लिए, तो D1 इंटू A1 इक्वल टू N1 ये बनता है. D कितना है यहाँ पर वैल्यू, D की वैल्यू दी गई है डेंसिटी 5 फर्स्ट के लिए, इंटू एरिया कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 2000 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके आता है 10,000. ठीक है जी. D2 मैंने कहा पैच 2 के लिए N2 अपॉन A2. अब D2 इंटू A2 इक्वल टू N2. अब यहाँ पर D2 कितना दिया गया है, D2 दिया गया है हमारा 10 यूनिट्स यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 3000, एरिया हमारा क्या है 3000, आ जाता है 30,000. अब कहता है D1 D2 का रेशियो निकालें, यानी D1 अपॉन D2 का रेशियो निकालें. D1 हो गया 10,000 और D2 हो गया 30,000, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ गया 1/3 यानी कि 1:3 रेशियो, ऑप्शन सी. बस डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेशियो ऑफ एबंडेंस में हमने नंबर निकालना है ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है. अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है सर्वाइवरशिप कर्व को लेकर. पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सर्वाइवरशिप कर्व दे दिया गया है और पूछा है कि पेलाजिक फिश किस में आएगी. द टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व ऑब्जर्व्ड इन पेलाजिक फिश. देखिए सर्वाइवरशिप कर्व हमने 3 तरह के पढ़े हैं, टाइप 1 जो इसको ए में इन्होंने बताया है, टाइप 2 जो इन्होंने बी में बताया है, और टाइप 3 जो इन्होंने डी में बताया. अब यहाँ टाइप 3 लिख देता हूं जो डी में बताया है. सी हमने नहीं पढ़ा है, सी कोई नहीं है. अब टाइप 1 में कौन आता है, टाइप 1 में मैमल्स आते हैं, हायर एनिमल्स आते हैं. टाइप 2 में कौन आता है, टाइप 2 में लिजर्ड्स एंड बर्ड्स आते हैं. और टाइप 3 में कौन आता है, टाइप 3 में पेलाजिक फिश आती है, और साथ ही साथ इंसेक्ट्स और अदर आर सिलेक्टेड स्पीशीज या इनवर्टिब्रेट्स आते हैं. अब इसको पूछा पेलाजिक फिश है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो डी यानी कि टाइप 3 में आता है. ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट कहता है पेरेनियल हैबिट एमंग ट्रीज वुड बी मोर प्रिफर्ड अंडर कंडीशन. अब देखिए पेरेनियल हैबिट्स ऑफ द ट्री, पेरेनियल ट्री टाइप 1 में आते हैं, और टाइप 1 में क्या होता है कि अर्ली एज में डेथ रेट कम होती है और लेट एज में डेथ रेट बढ़ जाती है. तो पहला कहता है लो सर्वाइवल ड्यूरिंग सैपलिंग टाइम, नहीं, हाईएस्ट सर्वाइवल होगा सैपलिंग टाइम में. हाई सर्वाइवल ड्यूरिंग द सैपलिंग टाइम, ठीक है, बट हाई ड्यूरिंग द एडल्ट, दोनों में हाई नहीं हो सकता. लो सर्वाइवल इन द सैपलिंग टाइम क्रॉस कर देते हैं. हाई सर्वाइवल ड्यूरिंग सैपलिंग स्टेज एंड लो ड्यूरिंग द एडल्ट, बिल्कुल करेक्ट है टाइप 1 के हिसाब से. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इन नेचुरल सिस्टम अ स्पीशीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ लिटिल और नो पेरेंटल केयर, ये कौन शो करता है, वही शो करता है जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज होगा, जो जिंदगी में एक बार ही ब्रीड कर रहा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग या ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कि उसकी रेस की सर्वाइवरशिप बढ़ जाए, चांसेस बढ़ जाएं, और वो पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं करेगा. तो ये टाइप 3 की बात कर रहा है. जनरली एग्जिबिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द सर्वाइवरशिप. अब देखिए ए तो ये तो टाइप 1 है कॉन्वेक्स, तो ये के सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए होता है, ये हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है. जो सेकंड है ये आपका आर सिलेक्टेड है यानी कि टाइप 3 है, और यही हमारा
आंसर है जो कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा एग और नो पेरेंटल केयर शो करता है। दिस इज द वन। ये हमारा टाइम और सर्वाइवरशिप का कोई ग्राफ नहीं है, ये हमारा अभी तक कोई ग्राफ नहीं है। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ग्राफ कहता है, सर्वाइवरशिप का ही ग्राफ है और डायरेक्ट पूछा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपको याद होना चाहिए, टाइप 1 मैमल्स, टाइप 2 लिजर्ड्स, बर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स, और टाइप 3 में हमारे फिशेज और इनवर्टिब्रेट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा एग रिलीज करते हैं। फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ 3 idealized survivorship curve of animal. Find the correct match between the group of animals and the respective survivorship curves. पहला कहता है मैराइन पेलाजिक फिश एंड लार्ज मैमल, थर्ड एंड वन, ये सही है। यहाँ पे मैमल आता है, आपको अच्छी तरह पता है, और यहाँ पर आपकी पेलाजिक फिशेज आती हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। बी सी डी पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि बी और सी और डी में कोई करेक्ट ऑप्शन दिया गया होगा, पर आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि मोर एक्यूरेट आंसर बी सी और डी में ही हो। तो बी मेराइन पेलाजिक फिश 1 नहीं हो सकता। सम बर्ड्स एंड द लार्ज मैमल्स, बर्ड्स की बात ही नहीं हो रही, 1 और 3 में बर्ड्स हमेशा सेकंड में फॉल करेंगे, और सेम डी है मेराइन फिशेज एंड बर्ड्स 1 एंड 3, बर्ड्स हमेशा सेकंड में फॉल करेंगे। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ एक और ग्राफ दिया हुआ है सर्वाइवरशिप का, और कहता है गिवन बिलो आर द सर्वाइवरशिप कर्व शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग ओवर टाइम और एज। 3 जनरलाइज्ड टाइप्स ऑफ कर्व ए, बी एंड सी आर डिपिक्टेड बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ऑफ द करेक्ट सर्वाइवर। अब इसमें ए बी सी, वही की टाइप 1 को ए कह दिया, टाइप 2 को उसने बी कह दिया, और टाइप 3 को उसने सी कह दिया। तो कहता है ए इज एलिफेंट, ठीक है जी, लार्ज एनिमल है, मैमल है, एंड बी इज अ लिजर्ड, वेरी गुड, एंड सी इज ऑयस्टर, बिल्कुल सही। थ्योरी के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई एनालिटिकल नहीं है, कंसेप्ट पता है आपको। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ए इज अ ऑयस्टर नहीं हो सकता, ए इज अ लिजर्ड नहीं हो सकता, ए इज ऑयस्टर नहीं हो सकता, काट दीजिए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर ग्रोथ एंड सर्वाइवरशिप कर्व। यहां पर 2 कर्व दिए हैं, एक सर्वाइवरशिप कर्व है जो बी है, और एक ग्रोथ कर्व है जो ए है। अब कहता है इन दोनों को आप एनालाइज करें, यानी कि आपको ग्रोथ कर्व भी पता होना चाहिए। ग्रोथ कर्व में हमारा क्या होगा, ग्रोथ कर्व में हमारा एस शेप और जे शेप कर्व की बात कर रहा हूं मैं। सो सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द फिगर ए एंड सर्वाइवरशिप कर्व फ्रॉम द फिगर बी। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले मैं इस ग्राफ को डिस्क्राइब करता हूं। आपको आई एम एन तो पता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तो हमें अच्छी तरह से पता हुआ है। 1 क्या है, के सिलेक्टेड स्पीशीज है, और जो 3 है वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज है। अब यहां पर आप देखें, जो डॉटेड है, दिस इज द डॉटेड ए, जो डॉटेड लाइन है ये कैरिंग, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी पे जाकर ये स्टैब्लिश हो जा रही है, यानी कि एस शेप कर्व बना रही है, एस शेप कर्व। और एस शेप कर्व किस में होता है, के सिलेक्टेड स्पीशीज में। तो ए क्या है, के सिलेक्टेड है। और बी में देखिए फ्लैक्चुएशंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और फ्लैक्चुएशंस जब आएंगे तो वो जे कर्व बनाएगा, और वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज होगा। अब आइए ऑप्शन देखते हैं कि इसने आखिर पूछा क्या है। कहता है आर इज ए, नहीं, ए इज के। ए कैसा है, के सिलेक्टेड स्पीशीज है, ऑप्शन 1 हम काट देते हैं। बी कहता है आर इज बी, आर इज बी, करेक्ट, एंड एन, यहां पर कौन है, एन, थर्ड वन, ठीक है जी, ये भी करेक्ट है। एंड के इज ए, वेरी गुड, एंड के इज आई, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आर यहां पर बी है, और यहां पर एन है, के यहां पर ए है, और यहां पर आई है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस हमारे गलत हैं, आप मिलाकर देख लेंगे। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, बस थ्योरी बेस है। एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट अ फीमेल्स प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ दिया।
देखिए यहाँ पे फिकंडिटी भी दिया है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट भी दिया है। जाहिर सी बात है सर्वाइवरशिप कर्व नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव मोटिलिटी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन आएगा। फिकंडिटी क्या है? फिकंडिटी इज कैपेबिलिटी ऑफ द फीमेल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ द एग्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग एज पर द स्पीशीज कैपेबिलिटी। स्पीशीज की जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कितने एग्स दे पाएगी, दे सकती है। बट यहां पे क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट फीमेल प्रोड्यूसेस, जो वो प्रोड्यूस एक्चुअल करती है। फिकंडिटी जो बात करते हैं वो आइडियल कंडीशन में बात करते हैं, पर एक्चुअल जो वो प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो डोंट बी कंफ्यूज। हम जब पेपर आता है, खुद तैयारियां करके जाते हैं, तो क्या होता है कि हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमें लगा कि ये तो बड़ा इजी सा सवाल है, मैंने फिकंडिटी पे मार दिया। एक्चुअली दिस इज द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जिसको आपको सही से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो कुछ दो तीन क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस टेबल के फॉर्म में आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़े से लॉजिकल हैं। और आइए देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी डेटा ऑफ ए सीजनली ब्रीडिंग स्पीशीज। एक सीजनली ब्रीडिंग स्पीशीज का एक डेटा, एक टेबल इन्होंने बनाया। बेस्ड ऑन द अबव डेटा, नेट रिप्रोडक्टिव रेट R0 और 0 को हमें निकालना है इस सीजनल ब्रीडिंग स्पीशीज का। अब सीजन क्या है? 0, 1, 2, जो भी इनकी कोडिंग हो। और प्रपोर्शन सर्वाइविंग है, 0 सीजन में 1 था, सीजन 1 में 0.5 हो गया और 2 में 0, यानी कि यहाँ पे डेथ हो गई, सारे के सारे खत्म हो गए। जब ये 1 था सीजन 0 में, तो इसकी फर्टिलिटी 0 थी, कोई प्रोडक्शन नहीं था, कोई रिप्रोडक्शन नहीं था। सीजन 1 में जब प्रपोर्शन इसका 0.5 हुआ तो इसकी फर्टिलिटी 20 हो गई। और सीजन 2 में चूंकि इंडिविजुअल ही नहीं बचा तो फर्टिलिटी होगी ही नहीं। अब देखिए प्रपोर्शन सर्वाइविंग, ये क्या है? LX, इसको हम कहते हैं LX, और फर्टिलिटी को हम कहते हैं MX। अब जो हम R0 की बात कर रहे हैं, जब आप पिछले उसमें आप जाएंगे तो R0 क्या होता है? R0 होता है सम ऑफ LX मल्टीप्लाई बाई MX। इसके सम को हम R0 कहते हैं। यानी मुझे LX और MX को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर LX और MX को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 10, 0 और यहाँ पे कुछ नहीं है 0। तो यहाँ पे समीशन क्या हो गया मेरा? टोटल यहाँ पर क्या आ गया? 10। ठीक है जी। तो R0 यानी नेट रिप्रोडक्टिव रेट हमारा क्या आ गया? 10, ऑप्शन सी। ये भूलिएगा नहीं, आगे वाले 2 क्वेश्चंस पूरा के पूरे इसी फॉर्मूले पे हैं, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, आइए देखते हैं। अब यहां पर फिर एक टेबल आ गया, कहता है फॉलोइंग इज द हाइपोथेटिकल लाइफ टेबल फॉर स्पीशीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेट रिप्रोडक्टिव रेट RO। यहां पे टेबल दिया है, यहां पर एज क्लास दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इस पे NX दिया है कि यानी कि कितने नंबर ऑफ एलाइव हैं, यानी कितने जिंदा हैं उस स्टेज पे। 0 से 5 तक 100 है और 5 से 10 तक 50 है, 10 to 15 नहीं दिया है, इसको हमें निकालना है। नहीं दिया है मतलब ये नहीं कि एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ एब्सेंट होगा तो नेक्स्ट जो डेज हैं, जो नेक्स्ट एज क्लास है उसमें भी एब्सेंट होगा, पर वहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ये हमें ढूंढना है। इसीलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसको आइए हम देखते हैं। और 15 to 20 है और अगेन 20 to 25 नहीं दिया है। इसी तरह नंबर डाइंग, यानी कि हर स्टेज में कुछ डेथ भी हो रही होगी, तो नंबर ऑफ डाइंग आइए देखते हैं। तो 50 है, फिर नहीं दिया है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है। एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप यानी LX दे रखा है, इसने सिंबल भी दे दिया LX है। LX यहाँ का नहीं दिया है, यहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है और इसमें नहीं दिया है। और MX सबका दिया है, क्योंकि MX हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। MX तो एक्चुअल जो वो ले कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग ले कर रहे हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है। आइए प्रेडिक्ट करते हैं। पहले तो हम टेबल कंप्लीट करेंगे। पहले तो मुझे अब
यहाँ पर LX भी नहीं दिया है, तो LX का फार्मूला मुझे पता है, LX इजकल टू NX अपॉन N0। NX मतलब उस NX का मतलब हो गया उस एज ग्रुप, जो एज क्लास है उसमें कितने नंबर थे और उसके जो शुरुआती नंबर थे उससे हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। अब सबसे पहले मुझे इस टेबल को फिल करना है, क्योंकि ये टेबल नहीं है, इस टेबल को फिल करना है, ये कंप्लीट नहीं है, और ये टेबल फिल करना है इस फॉर्मूले के साथ। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूला इरेज नहीं करेंगे। अब ऐसा जब टेबल फिल करने की बात आए तो हमेशा नीचे से चलें। अब देखिए 20 to 25 नंबर हमें नहीं पता है कि यहाँ पर एक्चुअली कौन है, कितने अलाइव थे। तो अब यहाँ पे देखिए 10 डाई हो गए, उसके पहले 15 to 20 में 10 डाई हो गए और 20 थे अलाइव। कितने थे? 20, और उसमें से 10 क्या हो गए? डाइंग हो गए। कितने बचे होंगे नेक्स्ट एज के लिए? 10। तो यहाँ पे हमें 10 नंबर मिल गया। अब यहाँ पर कितने लाइव थे ये हमें नहीं पता है, तो अब यहाँ पे डाई कितने हुए थे? 10 to 15 में 10 हुए थे। पहुंचे कितने नेक्स्ट जनरेशन में? 20। तो कितने रहे होंगे? 30। तो 20 + 10 = 30। अब 30 यहाँ पर रहे होंगे, यानी कि थे जब हमने फाइंड आउट कर लिया, और उसके पहले जो था वो 50 था। तो कितने मरे होंगे कि 30 ही पहुंचे नेक्स्ट जनरेशन में? 20। तो 20 टाइम ये टेबल मेरा पूरा हो गया। अब सिंपल NX अपॉन N0 निकाल लीजिए। यहाँ पर इसके लिए NX भी 100 है, N0 भी 100 है, तो LX की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसके लिए 0.5 दिया ही हुआ है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर NX 30 है, NX 30 है, और N0 तो हमेशा 100 ही रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.3। यहाँ पे और ऑटोमेटिक दिया है। यहाँ पर जो है NX है 10 और N0 हमेशा के लिए 100 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.1। 0.1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं एक बार फिर इसको इरेज करता हूँ, इधर टेबल खाली करता हूँ, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है? LX मल्टीप्लाई बाई MX। LX मल्टीप्लाई बाई MX। आइए उसको निकाल लेते हैं। LX मल्टीप्लाई बाई MX यानी LX MX। यहाँ पर मैं LX MX को निकालता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? 1 × 0 0। यहाँ पे 0.5 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 0.25। यहाँ पर 0.3 और 0.5 करूँगा तो क्या आएगा? 0.15। यहाँ पर 0.2 और 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0.20। यहाँ पर 0.1 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0.10। इन सब का टोटल कर लें अगर मुझे R0 निकालना है, ठीक है, क्योंकि R0 = सिग्मा LX MX। तो 5 5 10 0 1 1 and 2 3 4 to 6 and 7। आंसर आ गया 0.70, ऑप्शन सी। तो अब देखिए इतनी मेहनत, कुछ नहीं था, हमें बस एक लॉजिक लगाना था। लॉजिक लगाने के बाद टेबल को कंप्लीट करना था, और टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमें LX MX का हमें फॉर्मूला पता है, R0 कैसे निकालना है वो पता है, और उसके बाद हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टेबल भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें कि नंबर मिसिंग है, NX के नंबर मिसिंग है, DX के नंबर मिसिंग है, और वो LX मल्टीप्लाई बाई MX। टेबल देख के ये लगता है, अगली आइए पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल लाइफ टेबल ऑफ ए स्पीशीज टू कैलकुलेट द नेट रिप्रोडक्टिव रेट RO ऑफ द कैलकुलेटेड RO विल बी। RO ही पूछ रहा है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट ही पूछ रहा है। टेबल कंप्लीट करते हैं, पीछे से चलें। 300 थे, 100 डाइंग हो गए, 200 ही पहुंचे होंगे। 300 थे, 200 डाइंग हो गए, तो 500 रहे होंगे। 500 पहुंचे हैं, 800 थे, यानी कि 300 डाइंग हो गए होंगे। 800 थे हैं और 1000 थे, यानी कि 200 डाइंग हो गए होंगे। टेबल कंप्लीट है।
अब एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप निकालना पड़ेगा, 1000/1000 वही LXMX, 1000/1000 N(N)/N0 1 सर्वाइवरशिप 1, 800/1000 इसके लिए कितना आ जाएगा 0.8, लिख लीजिए 0.8। इसके बाद 500/1000 कितना हो जाएगा 0.5, 0.5, 300/1000 कितना हो जाएगा 0.3 और 200/1000 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2। आप इसको ऐड कर लें, 1, 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 17, 1.17, 1.17। अब 1.17, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0.25 हो गया, ये क्या हो गया 0.30 हो गया, ये क्या हो गया 0.20 हो गया। ऐड करें 5 और 7, 0.75, ये हमारा R0 निकल आया और आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन टाइम द एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन वाज एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फिगर। अब कहता है कि x पे एज दिया है, y पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिया है और अलग अलग एज पे इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये एज क्लास 2 हैज़ मैक्सिमम फिकंडिटी, हमें नहीं पता चलता कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे एज क्लास पे मैक्सिमम फिकंडिटी हो रही है, नहीं पता। एज क्लास 2 हैज़ मैक्सिमम सर्वाइवर, नहीं, इससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मैक्सिमम सर्वाइवर हम नहीं पता कर पा रहे हैं। एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये तो अलग अलग से, इक्विलिब्रियम है ही नहीं, नो। एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, जी हाँ, ये नॉट एट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट कैन बी सपोर्टेड विथ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो सपोर्ट कर रहा है, सच एज फूड, हैबिटेट, वाटर, अदर रिसोर्सेज, ये क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, हमें पता है। अवेलेबल अराउंड द मीन वैल्यू, इट इज अलाउड टू फ्लैक्चुएट, जो इनको फ्लैक्चुएट करने को, यानी कि वही बात आ गई जब हमने ग्राफ देखा था, जे शेप कर्व, आर सिलेक्टेड स्पीशीज, फ्लैक्चुएशन हो रहा था, किसकी वजह से फ्लैक्चुएशन हो रहा था, फ्लैक्चुएशन हो रहा था कैरिंग कैपेसिटी की वजह से। द टर्म एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो। डिजीज एंड मोर्टेलिटी, नो। कैरिंग कैपेसिटी, यस। माइग्रेशन, नो। नेक्स्ट कहता है एमंग द फॉलोइंग विच इक्वेशन डिनोट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड, यानी कि ये बात कर रहा है आर सिलेक्टेड स्पीशीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो हमने इंटीग्रल फार्मूला देखा था वो था NT=N0ERT। अब ये है क्या, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें n जो है NT या NX है, ये पॉपुलेशन साइज एज टाइम t है, N0 इनिशियल पॉपुलेशन है, R इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, T टाइम शेप्ड है, इलैप्स्ड है, टाइम पीरियड है, और जो E है ये है ईलर्स नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718। ई की जो वैल्यू है 2.718। इस वैल्यू को याद रखिए, आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें हमें इसको पुट करना पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्राफ पॉपुलेशन साइज n इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, यानी कि ग्राफ बना लेते हैं, आपको रफ पेज तो वहां मिलता ही है, ग्राफ बना लीजिए। तो x पर मैं क्या रखूं, n रख देता हूं, और t कहां रखूं, y पर, t रख देता हूं y पर। अब कहता है गेट अ बेल शेप्ड कर्व फॉर k सिलेक्टेड स्पीशीज, k सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए हमें बेल शेप्ड कर्व मिल गई।
द करेक्ट इक्वेशन फॉर द सर्च ए सर्वाइवर, तो ये क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में भी, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट, रेस्ट ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ ये ग्राफ भी आ गया आपका। नाउ इफ टू बैक्टीरियल कल्चर आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, दो बैक्टीरियल कल्चर हैं जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, बट विथ डिफरेंट इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन उनका जो आर वैल्यू है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, वो डिफरेंट है। द डिफरेंस इन बोथ पॉपुलेशन विल, दोनों के पॉपुलेशन में कैसा डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है जब वो डिफरेंटली एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं तो डिफरेंस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, घटेगा तो है नहीं, बढ़ेगा। तो इंक्रीज लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियली ही वो करेगा। डिक्रीज लीनियर, डिक्रीज की कोई सवाल ही नहीं है। इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, करेक्ट, डिक्रीज का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट, अब कहता है कंसीडर दैट टू पॉपुलेशंस आर ग्रोइंग। अब यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा, थोड़ा सा मैथमेटिक लग रहा है। फॉर्मूला हमने याद किया था, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, याद रखिएगा। कंसीडर दैट टू पॉपुलेशंस आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ एन इनिशियल डिफरेंस इन ग्रोथ रेट ऑफ 10%। दो पॉपुलेशन हैं जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ रेट में जो डिफरेंस है वो 10% का है। यानी कि 10% आप किसी एक को माइनस भी कर सकते हो, किसी का 90 है, किसी का 100 है, या फिर इजी कैलकुलेशन हम बचपन से सीखे हैं कि एक को प्लस कर दो, यानी कि एक 100 है और एक 100 प्लस उसका 10% है, 100 का 10% है, यानी एड ऑन है। आफ्टर 10 जनरेशन, यानी कि ये टी वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि टाइम पीरियड दिया हुआ है। द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन साइज वुड बी, यानी कि रेशियो निकालना है। अब यहां पर पॉपुलेशन को मैं P1 करता हूं, पहली पॉपुलेशन को। P1 के लिए जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा NT1, P1 है इक्वल टू N नॉट ERT। दूसरे के लिए P2 के लिए मैं क्या लगूंगा, NT2। T2 T1 टाइम 1 टाइम 2 नहीं है, ये पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के लिए मैंने लिखा है। कंफ्यूज मत होइएगा, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इक्वल टू N नॉट, अब ER ये क्वेश्चनेबल है, इसको सॉल्व करिए क्योंकि एक का 10% का डिफरेंस है। तो पहले का अगर मैं R लेता हूं, ठीक है जी, तो दूसरे का क्या होगा, अगर P1 का ये R है तो P2 का क्या होगा, R प्लस 10% ऑफ R, यानी ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी R प्लस 0.1 R। ठीक है, तो यहां पर भी मैं यही लिखता हूं, R प्लस 0.1 R, लिख दें इसको। तो R प्लस 0.1 R, इसको ब्रैकेट में लिख के T ले लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले को, ये पहली इक्वेशन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। NT1 इक्वल टू N नॉट ER, R को अभी मैंने ऐसे रखा है। T की वैल्यू यहां कितनी दी है, 10 जनरेशन, यानी 10, यानी कि ये 10R कर देते हैं सीधे सीधे। सेकेंड को मैं सॉल्व करता हूं तो ये आता है NT2 इक्वल टू N नॉट ER प्लस 0.1 R 10। अब इस 10 को ब्रैकेट खोलिए, 10 को मल्टीप्लाई करिए, यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक है, यहीं पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। N0E 10R प्लस 1R, ये आ गया वैल्यू। अब जब मैं पावर की बात करता हूं, पावर जुड़ते कब हैं, मल्टीप्लिकेशन में। इसको मैं और ब्रेक करूं तो N नॉट E10R मल्टीप्लाई बाई E1R, ये आ जाएगा। ये स्टेप्स अगर आपको समझ में आया है तो भी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब मैं कहता हूं कि ये NT2 था, T2 N2 अपॉन N1 कर दूं, N
T2/N T1 कर दूं, क्या हो जाएगा? N0 E10R मल्टीप्लाई बाई ER/N0, इसकी वैल्यू क्या थी? E10R। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो मैं क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, अब N0 कट गए, N10R कट गया, यहाँ पे आई वैल्यू 1, यहाँ पे आई क्या वैल्यू? R। R है कितना? R यहाँ पे 0.1 था, तो यहाँ पर 1R हो गया, 1 है, यानी कि E की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। E की वैल्यू हमने निकाली कैसे थी वैसे? E की वैल्यू क्या थी? 2.718 की पावर 1/1। तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी आई? 2/1, 2:1, ऑप्शन 3। ये मैथ्स है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमने किया क्या है। नेक्स्ट, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन इंडिविजुअल्स, 10 मिलियन 1 करोड़ लिख लेते हैं जी, 1 करोड़ हो गया, 10 मिलियन इंडिविजुअल, बर्थ रेट 9/1000। बी से मैं लिखता हूं, स्मॉल बी होता है वैसे, बी से मैं लिखता हूं 19, और डेथ रेट है हमारा 14 पर थाउजेंड है, 19 और 14 लें। तो कहता है एनुअल राइज इन पॉपुलेशन वुड बी, ये तो वही बात हो गई, इंडिया की पॉपुलेशन सपोज समथिंग, उसकी जो बर्थ रेट है वो पता है हमें, डेथ रेट है वो हमें पता है, एनुअली कैसे वो बढ़ेगी, किस रेट से बढ़ेगी, ये हमें निकालना है। आइए देख लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है, पॉपुलेशन इंक्रीज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाई टोटल पॉपुलेशन अपॉन 1000। बर्थ रेट हमने कितना निकाला है? 19। डेथ रेट हमने कितना निकाला है? 14। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 मिलियन। हो गया 10 मिलियन अपॉन 1000, ये कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 नहीं है, 5 है, 50,000। 50,000 ऑप्शन का है, ऑप्शन ए 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर से वही चीज आ गई, इन एन एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन द बर्थ रेट इज 18/1000, यानी कि बी जो है वो 18 है, डेथ रेट इज 14, डी जो है वो 14 है, पॉपुलेशन साइज यानी एन दिया है वो दिया है 10,000 एट T1 टाइम टी, यानी फर्स्ट ईयर या जो भी टाइम हो टाइम टी, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एट टाइम T+1। T+1 में वो पॉपुलेशन साइज यानी 1 साल बाद वो क्या होगी? सेम फार्मूला क्या निकालेंगे? B माइनस डी ब्रैकेट बाई टोटल अपॉन 1000, यही फार्मूला है। B मेरा कितना था? 18 माइनस 14 इंटू टोटल कितना है? 10,000 अपॉन, शुक्र है कम जीरो है इसमें, अपॉन 1000। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी डिवाइड करता हूँ, तो 18 में से 4 गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 का ग्रोथ हुआ, 1 साल बाद 40 का ग्रोथ हुआ। कितना था पहले? 10,000 में मैं 40 को ऐड कर दूंगा, क्या बनेगा? 10,040। ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब ये कहता है इन ए पॉपुलेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट विल, जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या होगी? देखिए, पर कैपिटा ग्रोथ रेट, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से क्या लेना देना है? ऐसा तो नहीं है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हर इंडिविजुअल की प्रोड्यूसिंग क्षमता भी बढ़ती जा रही है, नहीं, वो तो नेचुरल है, तो वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट ढूंढ लीजिए इस ऑप्शन में, वो कांस्टेंट क्या है? रिमेन कांस्टेंट एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, दैट्स इट। डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, भाई वो तो कैपेसिटी है।
ठीक है, बिलियंस में पहुंच जाए तो क्या पर इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेट रिप्रोडक्टिव रेट आर नॉट इज 1.5 फॉर ए गिवन पॉपुलेशन इफ एंटी द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स एट जनरेशन टी इज 500, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स आफ्टर फोर्थ जनरेशन। 4 जनरेशन के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे एन टी प्लस 4 इजकल टू एन टी आर नॉट की पावर 4। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एन टी हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, 500 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे एन टी प्लस 4 है, मल्टीप्लाई बाई आर नॉट क्या है 1.5 की पावर 4, तो इसकी मैं पावर 4 कर देता हूँ। तो 500 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 4 क्या होगी, आप एक बार मैथमेटिकली देख लें कि इसकी पावर 4 क्या होगी, और इसकी यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है जी। अब इन सब का मल्टीप्लाई करें अपने अपने मोबाइल में, कैलकुलेटर में, या फिर रफ में आप इसकी मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वन आएगा 1265.625। करेक्ट ऑप्शन इज 3। मल्टीप्लाई करके देख लें। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टेड बाय। एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन ग्रोथ का कौन सा फॉर्मूला है, dn अपॉन dt अपॉन r है जो नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, n इक्वल टू n नॉट ERT है जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है, dn अपॉन dt, ये k आ गया, k तो एक्सपोनेंशियली में है ही नहीं, तो a एंड b इज अ करेक्ट वन, तो a एंड b इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करता है, गिवन बिलो आर ग्रोथ इक्वेशन वेयर dn अपॉन dt इज डिफाइंड एज। dn अपॉन dt कैसे डिफाइन किया गया है, rn अपॉन k, rn k माइनस n अपॉन n, rn k माइनस n अपॉन k। विथ रेफरेंस ऑफ द above इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। b रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको कह रहा है b इज रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड a रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ, a इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ। फिर कहता है b रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिखा रहा है, d रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ, b रिप्रेजेंट द जीरो ग्रोथ तो नहीं दिखा रहा, a रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल भी नहीं दिखा रहा क्योंकि k है वहां पर, तो एक्सपोनेंशियल। अब हमें फॉर्मूला देखना है, देखिए rn तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है, यानी कि b तो एक्सपोनेंशियल ही है, यानी a और b में फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है। तो a सही ऑप्शन है कि d सही ऑप्शन है, a तो ऑप्शन नहीं है। हमने पढ़ा था लोटका वोल्टेरा मॉडल, लोटका वोल्टेरा मॉडल में क्या कहता है, rn k माइनस n अपॉन k, ये मॉडल था हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, dn अपॉन dt, ये हमने कवर किया हुआ है, यानी ये लॉजिस्टिक का करेक्ट है। तो b इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड d प्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फॉर ए पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ अ ग्रोथ रेट r, इट्स पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का फॉर्मूला देखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछ रहा है, जो नेचुरल लॉग 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, नेचुरल लॉग 2 अपॉन आर करेक्ट है, पीछे वीडियो में जाइए, यही फॉर्मूला है जब आप डबलिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, डबलिंग टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला है नेचुरल लॉग 2 अपॉन आर। तो बाकी फॉर्मूला मैं काट देता हूं, यहां पे फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, in general relation between the generation time the population growth r is described by the equation। अब ये कह रहा है कि इन जनरल रिलेशन विद द जनरेशन टाइम की बात कर रहा है कि जनरेशन टाइम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ r is described in the equation।
ये है इक्वेशन, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जनरेशन टाइम और पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या इक्वेशन है। तो वो है नेचुरल लॉग आर इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस बी नेचुरल लॉग टी। कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। नाउ अब कहता है द ग्राफ बिलो शोज द चेंज इन द साइज ऑफ 4 पॉपुलेशन ए टू डी ओवर द टाइम। अब ए बी सी डी पॉपुलेशंस हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसको ग्राफ में हमने क्या, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज है। विच among the 4 population A B C D would have the lowest intrinsic rate of the growth। लोवेस्ट किसका है? जाहिर सी बात है जिसका टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज क्या है, गिर रहा है, डी। ऑप्शन 4 डी। नेक्स्ट है इन जिप्सी मोथ एग डेंसिटी इज 160 एट टाइम टी एंड 200 एट टी टाइम 1। अब देखिए यहां पर t के समय था 160 और t प्लस 1 के समय हो गया 200। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू एट द t प्लस 3, यानी कि t प्लस 2 पे नहीं पता है और t प्लस 3 पे हमें नहीं पता है। एक्चुअली मुझे यहां पे निकालना है। अब t से t1 दो तरीके हैं, या तो सिंपल मैथ लगा लीजिए कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। अब 160 से 200 गया तो कितना परसेंट आ गया, 160 से 200 गया, डिफरेंस कितना हुआ 40 का। तो 40 160 का कितना परसेंट है? सिंपल, जीरो जीरो कट गया और इसके साथ 4 4 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 10 100 हो गया, मल्टीप्लाई करके अपॉन 4 इक्वल टू 25% ग्रोथ आ रही है। तो 25% ग्रोथ आ रही है तो 25% 160 का 25% एड ऑन हुआ तो 200 बना। 200 का 25% निकाल लें, 50 ऐड होगा तो यहां पे 250 हो गया। तो t प्लस 2 में कितना हो गया, 250 हो गया। अब 250 का 20% निकाल लें तो 250 इंटू 25 अपॉन 100, 4 की वैल्यू आ गई। अब मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4 और 6 टाइम और फिर आपका बच्चा 262.5, यानी कि 250 में 62.5 मैं ऐड करता हूँ 0.52 और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 11 1 और 312, तो 312 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया हमारा। तो सिंपल मैथमेटिक्स से मैंने इसको निकाल लिया। मुझे और कुछ नहीं लगाना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, सिंपल कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उस परसेंट को मैं ऐड करता चला गया। नाउ द नेक्स्ट वन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंसेक्ट स्पीशीज इंक्रीजेज फ्रॉम 40 टू 46, यानी कि 6 का इंक्रीज हो गया, इसमें 6 का इंक्रीज हो गया इन 1 मंथ। इफ द बर्थ रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 0.4, बर्थ रेट कितना है इसका 0.4, व्हाट विल बी द डेथ रेट? इसका डेथ रेट क्या होगा? फॉर्मूला इसमें लगाएंगे dn अपॉन dt इक्वल टू b माइनस डी एन। b माइनस डी क्या है, ये r है ना, तो r इक्वल टू क्या होता है b माइनस डी। तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे सिंपल रख दी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फॉर्मूले में। अब dn अपॉन dt इक्वल टू b माइनस डी अपॉन r। अब देखिए dn डिफरेंस कितना हुआ, 40 से 46 का 6 का डिफरेंस हुआ, यानी कि dn अपॉन dt, dn की वैल्यू कितना आ गई 6, dn हमारा कितना है 6। टाइम का डिफरेंस क्या है, इन 1 मंथ इफ द बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट वुड बी द डेथ रेट, वो 1 ही दिया हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है 1।
ठीक है जी, इक्वल टू टी। अब ये कहता है b माइनस डी और n। अब डेथ रेट निकालना है, n दिया हुआ है, n क्या है, प्रीवियस नंबर 40, तो n इक्वल टू 40। इसको आपको नहीं आ रहा है, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा कि मुझे पहले dn निकालना है। dn मतलब डिफरेंस इन नंबर, तो डिफरेंस इन नंबर 46 माइनस 40 कितना आता है, 6। dt निकालूंगा तो dt तो 1 है। b कितना दिया हुआ है, बर्थ रेट दिया है 0.4, और n कितना है, n नंबर है मेरा शुरुआती नंबर जो कि 40 था। अब मुझे d निकालना है, क्या निकालना है, d निकालना है। फॉर्मूले में रख दीजिए 6/1 इक्वल टू बर्थ रेट 0.4, सॉरी 0.4 माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाई 40। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो 6/40 इक्वल टू 0.4 माइनस डी। सिंपल कर देते हैं, 3 और 20, तो 3/20 ये इधर आएगा तो माइनस में आ गया, इक्वल टू माइनस 0.4/1 इक्वल टू माइनस डी। इस डी की वैल्यू माइनस में, इसको मैं सिंपल मैथ्स सॉल्व कर देता हूँ, तो 3 माइनस 20 और 4 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 0 0, एक के बाद पॉइंट है तो 8, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाता है, ये हो जाता है -5/20 इक्वल टू माइनस डी। 5 माइनस माइनस मैं कैंसिल कर दूँ पहले ही, 5/20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, तो 1/4 इक्वल टू डी। 1/4 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको चेंज करूं 0.25, 0.25 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। सिंपल मैथमेटिकल है, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है, dn/dt इक्वल टू rn। rn नहीं दिया है, यहाँ पे बर्थ दिया हुआ है, डेथ रेट पूछ रहा है, यानी r होता क्या है, r इज बर्थ माइनस डेथ। तो सिंपल r की वैल्यू पुट करके सिंपल हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर कहता है द पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बर्ड इंक्रीज 600 टू 645, यानी कि कितना dn हुआ, dn अगर हुआ ये हो गया 45 इन 1 ईयर इफ पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि b दिया हुआ है 0.125, व्हाट इज द पर कैपिटा डेथ रेट, d पूछ रहा है, और n हमें चाहिए होगा इस फॉर्मूले के लिए, तो n हमारा है 600। फिर वही फार्मूला रख लीजिए, dn/dt इक्वल टू b माइनस डी एन एन। कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सेम चीज़ है, ये हमने पहले ही किया है, और कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन ये आपका होमवर्क है।